हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सोशल स्टडी से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके एंट्रेंस परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और समझ लीजिए आप लोग, इसी 30 ऑब्जेक्टिव में से आपको एक ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से फिक्स है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये 30 में 30 आपको पूछेगा। आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि डीएलएड का जो सिलेबस है बहुत ही डिफिकल्ट है। आप लोग समझिए, एक सोशल स्टडी में इतना सिलेबस है। आप लोग जो है ना क्वांटिंग करके 6 महीना अगर लगातार तैयारी कीजिएगा तो भी आप लोग का तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे तो जो बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है सिलेबस से ही पढ़ेंगे, लेकिन जो बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है उनमें सिर्फ हम लोग उसी प्रश्न को देखेंगे ताकि हमारे डीएलएड सीबीटी निकल जाए। तो इसीलिए आपको जो 30 प्रश्न बताते हैं तो इनमें एक प्रश्न आपको पूछेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। हम इतना भी गारंटी नहीं लेंगे कि वो भी आपको पूछेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही, इस वीडियो में नहीं पूछेगा तो नेक्स्ट वीडियो में पूछेगा। और आप लोग भी तैयारी कीजिएगा तो 100% तो आप लोग को भी पता नहीं है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग को कोई बताते हैं कि 15 में 15 प्रश्न पूछेगा, 20 में 20 प्रश्न यहीं से आएगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत समझते हैं। क्योंकि 15 में 15, 20 में 20 प्रश्न एक वीडियो का एक सिलेबस से रहेगा। उसमें से आपको कोई भी वीडियो आप कहीं भी देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा तो एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। वो भी अगर सिलेबस पे नहीं होगा तो उनमें से भी कोई प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में है, यहाँ पे देखिए, सॉरी ऑप्शन ए से ही चालू कर दिए। ठीक ना। प्रश्न है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अधिकार और अवसर के मामले में जो व्यक्ति महिलाओं को विशेष रूप से प्रश्रय देता है उन व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में है धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, नारीवादी कहते हैं, और ये गौ नंबर मिलने से कोई नहीं। तो आप लोग ऑप्शन से भी पकड़िए सवाल में क्या रहस्य है, आप लोग ऑप्शन से भी जानिए। देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या है, ये महिलाओं और अधिकार और अवसर से अलग है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। सांप्रदायिक क्या है, सांप्रदायिक भी अलग चीज है ना। सांप्रदायिक क्या चीज है, अलग चीज है। और देखिए यहाँ पे जो नारीवादी है ये इनसे मैच करता है, तो बिल्कुल क्या होगा कि नारीवादी ऑप्शन नंबर यहाँ पे गौ राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1931 में किसे सांप्रदायिक का शिकार होना पड़ा। ठीक है, 1931 में किसे सांप्रदायिक का शिकार होना पड़ा। ठीक है, देखिए कह रहा ऑप्शन ए में जो है गणेश शंकर विद्यार्थी को, ऑप्शन बी में खुदीराम बोस को, ऑप्शन सी में लाला लाजपत राय को, ऑप्शन डी में कोई नहीं है। ठीक है, आप लोग बताइए कि 1931 में किसे जो है सांप्रदायिक का शिकार होना पड़ा। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी को जो है 1931 में जो है सांप्रदायिक का शिकार होना पड़ा था। ठीक है, एक प्रश्न को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एंट्रेंस परीक्षा जो है ये कहीं ना कहीं ये इजी नहीं है, कठिन ही है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना अपने 100% जो है अपने पढ़ाई वाला टाइम जो है आप लोग एंट्रेंस में दीजिए, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। पहली बार का एंट्रेंस है। ठीक है, बाकी जितना पावर है उतना हम लगा दिए। ठीक है, आप लोग को हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका PDF भी आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं 4 सब्जेक्ट का। ठीक है, वो भी बहुत ही कम शुल्क में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। 29 नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का इदम कब हुआ। ठीक है, बांग्लादेश का इदम कब हुआ। देखिए 1970, 1971, 1972, 1973। ठीक है, बांग्लादेश का इदम कब हुआ, 1971, 1970, 1971, 1972, 1973। आप लोग बताइए कि बांग्लादेश का इदम कब हुआ। इदम मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र। इदम मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र, आजाद। ठीक है, इदम मतलब स्वतंत्र और आज़ाद होता है। तो कब हुआ, 4 ऑप्शन से आप लोग जरूर बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश जो इदम हुआ, आज़ाद हुआ, वो 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए।
प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, कह रहा है कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु यह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की जो है तिलांजलि नहीं दे सकता, क्योंकि कह रहा है जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। यह कथन है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की जो है तिलांजलि नहीं दे सकता। ठीक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में है श्री जगजीवन राम का, ऑप्शन बी में रामविलास पासवान का, ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस का। आप लोग याद रखिएगा कि यह कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको जो पूछे जाएगा प्रश्न इसी टाइप का, बहुत ऐसे स्टूडेंट कहेगा कि बाप रे इंग्लैंड या फिर जो बहुत शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही प्रश्न आपको पूछेगा। लेकिन देखिए एंट्रेंस एग्जाम सब जो होता है आपको इसी टाइप के ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वही आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जो लंबा बहुत लंबा होता है और शॉर्ट टाइम करके पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, जो कि आपको 3 मार्क्स रहेगा उसमें दिया हुआ। ठीक है, तो जो व्यक्ति था उन्होंने जो कहा था कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु जाति व्यवस्था में विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। यह श्री जो है यह श्री जो है जगजीवन राम की जो कथन है, श्री जगजीवन राम की कथन है। श्री जगजीवन राम ने कहा था कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। ठीक है, ये श्री जगजीवन राम जी की कहानी है। देखिए इंग्लैंड में जो वयस्क मताधिकार थे, महिलाओं को जो वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है, वो कब हुआ था? 1925, 26, 27, 28। ठीक है, इतना आपको डी बी सी बताने से बहुत टाइम खराब होगा। ठीक है, आप लोग बताइए 1925, 26, 27, 28 कब इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? ठीक है, नहीं पता है तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1928 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। वैसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, निम्नलिखित में कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज है? ठीक है, जहां इस्लाम धर्म को गत्यता आधार माना गया है। ठीक है, कह रहा है कौन सा देश, इनमें जो 4 ऑप्शन है, कह रहा है इनमें कौन ऐसा देश है जो सांप्रदायिक राज है? ठीक है, और जहां इस्लाम धर्म को जो है गत्यता का आधार माना गया है। ठीक है, गत्यता का आधार माना गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग बताइए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि कौन ऐसा देश है जो सांप्रदायिक राज है? ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया से सटीक निशाना जिस देश पे हम लोग चाहते हैं वही देश होगा। सबसे पहला चीज है कि सांप्रदायिक राज है जहां इस्लाम धर्म को, तो देखिए श्रीलंका में तो इस्लाम धर्म है नहीं, बांग्लादेश है इस उतना प्रचलित नहीं है इस्लाम में। ठीक है, भारत का छोड़िए, भारत तो हिंदुस्तान है। ठीक है, भारत हिंदुस्तान है, समझ रहे हैं? कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज है जहां इस्लाम धर्म को जो है गत्यता का आधार माना गया है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये वही देश है जो सबसे ऊपर में यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? ठीक है, कौन सा आंदोलन जो लैंगिक समानता पर बल देता है? सामाजिक, नारीवादी, धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। नहीं जानते तो याद रखिएगा, नारीवादी जो आंदोलन है ये जो है लैंगिक समानता पर बल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा जो था उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ठीक है, ऑप्शन ए में है 8.68%, ऑप्शन बी में है 9.68%, ऑप्शन सी में 10.68%, ऑप्शन डी में है 15.68। इसको 68 नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, मन आप याद रख सकते हैं लेकिन आपको पढ़ना नहीं चाहिए 68। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या 68 नहीं हो सकता, वो 68 होगा। ठीक है, चलिए अब याद रखिए कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 8.68% और 9.68% और देखिए 10.68% और 15.68%। तो आप लोग याद रखिए जो 15वीं लोकसभा थी उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी 10.68%। ठीक है, 10.68% थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है, क्या घोषित करता है? ठीक है, आप लोग बताइए संविधान का जो अनुच्छेद 15 है क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए में यहाँ पे वंशवाद का समर्थन,
ऑप्शन नस्लवाद का समर्थन, और ऑप्शन यहाँ पे सी है धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित विभेद का विरोध, ठीक है, संप्रदायवाद का समर्थन। देखिए धर्म, जाति, वंश और आधारित और वंश पर आधारित जो भेदभाव का विरोध है, ये जो है ये अनुच्छेद 15 जो है घोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको पूछ सकता है कि अनुच्छेद 15 घोषित करता है, तो आप लोग कहते हैं धर्म, वंश, जाति, वंश आधारित भेदभाव का विरोध, ठीक है। ये आधारित भेदभाव, धर्म जब वंश पर जो आधारित भेदभाव होता है, इसके जो भेदभाव था इसका विरोध करता है अनुच्छेद 15, ठीक है। नेक्स्ट पेज को चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है नस्ल का आधार है, नस्ल का आधार है, ठीक है। ऑप्शन में ए में देखिए जीवन शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र और आर्थिक शास्त्र। यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए 4 ऑप्शन है। नस्ल का आधार क्या है? जीवन शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, जीवन शास्त्र, धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक कौन है? आप लोग याद रखिएगा जो नस्ल का आधार है वो जीवन शास्त्र है, ठीक है, वो जीवन शास्त्र है, जीवन शास्त्र है, ठीक है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। धर्म का आधार जो है जीवन शास्त्र है। चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए आप लोग धर्म, भाषी, मानवता, जाति। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। धर्म, भाषी, मानवता, जाति। कौन कौन कह रहा है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो हो जाएगा मानवता, ठीक है। मानवता जो है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित होती है, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस पर आधारित होती है, ठीक है। ऑप्शन ए में आप लोग देखिए धर्म पर, ऑप्शन बी में आप लोग देखिए जाति पर, ऑप्शन सी में आप लोग देखिए क्षेत्र पर, ऑप्शन डी में आप लोग देखिए कोई नहीं। देखिए सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वो किस चीज पर आधार होता है? तो देखिए ये जाति पर आधार नहीं होता है, ठीक है। जाति जो है एक धर्म के कई जाति हो सकती है, एक धर्म में कई जाति हो सकती हैं। क्षेत्र पर भी आधार मतलब ये आधारित नहीं होते, ठीक है, ये क्षेत्र पर भी आधारित नहीं होते। लेकिन धर्म जो है ये एक सांप्रदायिकता है। धर्म क्या है? अगर आप पाक की बात करें, ठीक है, पाक की बात करें और इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सांप्रदायिक भेदभाव है, ठीक है। ये एक दूसरे के धर्म से विरोधी है। वो कहते हैं हिंदू खराब है, इधर से कहते हैं मुसलमान खराब है, यानी एक दूसरे से क्या है, एक सांप्रदायिक है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि देश में जो आर्थिक, देश की जो इकोनॉमिक है ये खराब होता है इससे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। आप लोग बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ठीक है, कह रहा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान, आप देखिए ये जो ऑप्शन दिया रहा है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा बयान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन में अच्छी तरीका से देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है लोकतंत्र में राजनीति और प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। सामाजिक विभाजन की छाया किस पर पड़ती है? राजनीति पर पड़ती है। चलिए ऑप्शन ए में मान लिया कि सामाजिक विभाजन की छाया जो है राजनीति पर पड़ती है। ऑप्शन बी में है लोकतंत्र विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। कह लोकतंत्र विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत जाहिर करना संभव है। क्या है? कौन? ये तो बिल्कुल सही है। हम जो लोकतंत्र में हम लोग जो रहते हैं, यहाँ कोई भी जनता जो है अपने जो पक्ष या विपक्ष कोई नहीं, यहाँ सबके लिए विभिन्न समुदाय के लिए शिकायत जो जाहिर करना ये संभव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आप सभी के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन आप सभी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। क्या सामाजिक विभाजन को लोकतंत्र जो हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ठीक है, लेकिन अब आप लोग को जो है अब आप लोग को एक चीज और ध्यान देना है। यहाँ पे सिम दिख रहा है
कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। कह रहे लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये क्या होता है, ये लोकतंत्र में लागू होता है। और देखिए ग नंबर का जो ये भी लागू होता है। क नंबर का जो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। क्यों न पड़ेगा सामाजिक विभाजन की छाया? अगर मान के चलिए कोई हिंदू है तो बोलेगा कि हम AIMI को हम लोग क्या करेंगे, वोट देंगे। मुसलमान है तो बोलेगा AIMI को वोट देंगे। हिंदू है तो बोलेगा कि हम BJP को वोट देंगे। तो एक तरह से क्या सब लोकतंत्र का आधार है, लेकिन क्या एक तरह से ये क्या करता है कि लोकतंत्र क्या करता है कि राजनीति जो है ये विभाजन कर देता है लोकतंत्र को। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से ये भी क्या है, ये लागू होता है। ठीक है, ये चल सकता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन ख में करा है, लोकतंत्र विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। बिल्कुल भी संभव नहीं है, आपको हम जो बताए हैं वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर यही सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं आप सभी के लिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, और देखिए समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष के बीच दी गई असमानता की भूमिकाएं। गौर करिएगा सभी ऑप्शन पे। ऑप्शन सी में है बालक और बालिका के संख्या का अनुपात। ऑप्शन डी में है देखिए ऑप्शन डी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था महिलाओं को मताधिकार न मिलना। ये क्या है, ये लैंगिक विभाजन है? बिल्कुल नहीं है। बालक और बालिका की संख्या पर अनुपात क्या होता है, ये भी गलत, सही नहीं है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं। जो समाज होता है ना, हमारे समाज में स्त्री और पुरुष को जो असमान भूमिकाएं दी गई है, यही सबसे मेन मुद्दा है लैंगिक विभाजन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे भी कहा, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। असम में जो बिहारियों के साथ होता था अत्याचार, उसका मुख्य कारण क्या था? सबसे देखिए ऑप्शन ए में जातिवाद, ऑप्शन बी में संप्रदायवाद, ऑप्शन डी में लंगाधार, ऑप्शन डी में है क्या, क्षेत्रवाद। तो ये मुख्य रूप से क्षेत्रवाद था। ठीक है, क्षेत्रवाद ये नहीं कि उसके क्षेत्र के बाद था। क्षेत्रवाद इसलिए था क्योंकि असम में जो बिहार से मजदूर जाते थे तो उनको जो है ना उन पर अत्याचार किया जाता था। वो तो बिहारी है, ये दूसरे क्षेत्र का है। ठीक है, इसमें क्षेत्रवाद का प्रभाव था। इसको मारो पीटो, ये करो वो करो, काम मत दो। असम में खुद दूसरे स्टेट के काम दो, लेकिन बिहारियों को काम नहीं दो। तो एक तरह से ये क्या था, क्षेत्रवाद था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा प्रश्न कि मेक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था। ऑप्शन में नस्लवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकवाद और वर्गवाद। तो देखिए सबसे पहला जो मेक्सिको में ओलंपिक का आरंभ हुआ था उसमें नस्ल पर जो है विरोध हुआ था। ठीक है, एक दूसरे से हो जाए ना देख के जलते थे, तो इसी कारण जो है इसी का नस्लवाद के आधार पर जो इसका विरोध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो देश के सभी नागरिक हैं उनको कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक का उपचार का अधिकार। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग देखिएगा अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को जो है दोस्तों समानता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, एक दूसरे से वो विरोध नहीं कर सकते हैं, सबको समान माना गया है, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का 2012, 2013, 14, 15 किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद किया जो 16वीं लोकसभा था उसकी जो चुनाव हुआ था वो 2014 में हुआ था, जिस वक्त जो है भारत के प्रधानमंत्री हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है अभी श्री नरेंद्र मोदी वही बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न इंपोर्टेंट है और ये लास्ट था, ये राजनीति वाले चैप्टर के लिए। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल यूनुस, और देखिए मोहम्मद इकबाल यूनुस और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और देखिए मोहम्मद शफीक और यूनुस। ठीक है, कौन है? 4 ऑप्शन से आप लोग बताइए। हो सकता है ये प्रश्न अर्थशास्त्र से संबंधित आपको पूछ सकता है, बताइए आप लोग कौन होगा इसका राइट आंसर।
मोहम्मद इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, मोहम्मद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद शफीक यूनुस। ठीक है, बताइए आप लोग। अगर आप लोग नहीं जानते तो याद रखिएगा, जो बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कल से जो हम लोग चलेंगे सत्ता में साझेदारी से संबंधित प्रश्न उत्तर। ठीक है, सत्ता में साझेदारी से प्रश्न उत्तर जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, ये सिलेबस का ही पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को पेड ग्रुप में सिलेबस प्रोवाइड किए। ठीक है, सबको हम लोग जो है ना सत्ता में साझेदारी से संबंधित देख सकते हैं। खत्म नहीं है होने वाला अभी ये क्लास, अभी बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है, बहुत दिन तक आप लोग का क्लास चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग सभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सफलतापूर्वक और बेहतर तरीका से हो सके और आपको किसी प्रकार के समस्याओं का सामना न करना पड़े। जैसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का Q&A हम डालें तो उनका नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे सबसे पहले, और आप अपनी क्लास की निश्चित निर्धारित टाइम से अपनी क्लास को कर पाए। धन्यवाद।